पूरे जंगल बर्फ से ढका हुआ था। सभी पक्षी ठंड से बेहाल थे। उन्हें तो खाने को भोजन का दाना भी नहीं मिल रहा था। टुनटुनी चिड़िया जंगल में भोजन ढूंढने निकलती है। काफी ढूंढने के बाद उसे भोजन के कुछ दाने दिखाई देते हैं जो कि बर्फ से ढके हुए थे। टुनटुनी चिड़िया काफी प्रयास करती है दानों को निकालने का। काफी देर मेहनत करने के बाद उसे वे दाने मिल जाते हैं। वे उस दाने को लेकर अपने घर आती है। पिंकी बेटा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। बहुत मुश्किलों से ये भोजन के दाने मिले हैं। इसे खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। और कुछ दाने कल के लिए बचा कर रख लेना। मैं तो भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम अभी छोटी हो, तुमसे नहीं होगा। नहीं नहीं माँ, मैं अकेले कैसे भोजन को खा सकती हूँ। आप इतने ठंड में भोजन ढूंढने गई। आपके पर तो काम भी नहीं कर रहे होंगे, ठंड से ठिठुर रहे होंगे। आपसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा होगा। हम दोनों साथ मिलकर भोजन खाएंगे। ठीक है बेटा, मैं पहले कुछ लकड़ियों का इंतजाम करती हूँ, उसके बाद हम बैठकर भोजन खाएंगे। टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है और इधर रानी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर में घुस आती है और पिंकी चिड़िया से भोजन छीन कर ले जाने लगती है। अरे छोटी चिड़िया, अब ये भोजन मैं ले जाऊंगी। तुम इसे खाकर भी क्या करोगी? तुम्हारा वजन थोड़ी ही बढ़ेगा। छोटी हो छोटी ही रहोगी। मेरा बेटा भूखा है और मैं उसे ये भोजन खिलाऊंगी। ये तो गलत है रानी आंटी। ये भोजन मेरी माँ ने ठंड में ढूंढ कर लाया है और अभी तक वो भूखी है। आप ये दाने कैसे ले जा सकते हैं हमसे छीन कर? मैं तो ले जाऊंगी और अपने बेटे को खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर रानी कौवी उस दाने को ले जाती है और अपने बेटे को दे देती है। ये लो बेटा, भोजन खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। इधर टुनटुनी चिड़िया कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर पहुँचती है और अपनी बेटी को रोता देख बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारा भोजन कहाँ है? माँ, उस गंदी आंटी ने मुझसे भोजन छीन कर ले गई और मुझे डांटा भी। रो मत बेटा, मैं अभी जाकर रानी कौवी से बात करती हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकती है? रानी कौवी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? एक छोटी बच्ची से तुम भोजन छीन कर ले आई और अपने बेटे को खिला रही हो। यही सब तुम अपने बेटे को भी सिखाओगी? ये तुमने बहुत गलत किया रानी कौवी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपने से मेहनत करने में अच्छा नहीं लगता, दूसरों का भोजन चुराने में कितना अच्छा लगता है। आइंदा से तुमने अगर मेरे बच्चे के साथ बदतमीजी की और मेरे घर आकर कभी कोई सामान चुराया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानी कौवी को टुनटुनी चिड़िया की बातें बहुत बुरी लगती है। वे कालू कौवे से कहती है, सुनो कालू जी, इस टुनटुनी चिड़िया का तो कुछ न कुछ करना ही होगा। इसे अपने आप पे बहुत घमंड है। एक तो मेरे घर आई और ऊपर से मुझे 4 बातें सुनाकर चली गई। ठीक है रानी कौवी, तुम चिंता मत करो। मैं अपने साथियों के साथ जाकर उस चिड़िया से अपना बदला जरूर लूंगा। अगले दिन सुबह फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन लाने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के साथ उसकी बेटी भी चली जाती है। इस तरह घर पे कोई भी नहीं था। कालू कौवे को अपने काम को अंजाम देने का समय मिल जाता है। अरे दोस्तों, हमें तो बहुत अच्छा मौका मिल गया। घर पे तो ना चिड़िया है ना उसकी बेटी। चलो हम अपने काम को जल्द अंजाम देते हैं, वरना कोई देख लेगा तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर में आग लगा देता है और टुनटुनी चिड़िया का सारा घर जलकर राख हो जाता है। जब टुनटुनी चिड़िया वापस आती है तो अपना घर जला देख बहुत परेशान हो जाती है। हमारे घर को क्या हो गया? कैसे जल गया हमारा घर? अब हम कहाँ जाएंगे? मेरी छोटी बच्ची इस ठंडे को कैसे सहेगी? मेरे पास तो और कोई सहारा नहीं, कहीं छुपने का कोई जगह नहीं है।
टुनटुनी चिड़िया रोई जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे वे क्या करेगी। शाम होने वाली थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जंगल में छिपने का कोई जगह ढूंढने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को ठंड में छिपने का कोई जगह नहीं मिलता। वे केले के पत्ते लाती है और उससे अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाती है और उसी में किसी तरह अपनी बेटी के साथ रात गुजारती है। अरे माँ, ये तो केले का घर बहुत अच्छा है। हमें तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगा। रात कैसे कटा पता भी नहीं चला। आप घर की चिंता मत करो मम्मा, ये घर हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम इसमें खुशी खुशी रह सकते हैं। सुंदर वन जंगल में सभी पक्षी बहुत खुश रहते थे। वे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। एक दिन दुष्ट चील वहाँ पे आते हैं और पक्षियों को काफी तंग करने लगते हैं। अरे ये दुष्ट चील तो इधर ही आ रहे हैं। अब ये हम पे जुल्म करेंगे। हम तो इनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे पक्षियों पे इन्हें जुल्म करने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों पक्षियों, कैसे हो? तुम लोगों ने अभी तक इस जंगल को खाली नहीं किया। तुम लोगों को जीवित रहना है या नहीं? तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें ऐसा करने में अच्छा लगता है क्या? हम छोटे छोटे पक्षियों पे जुल्म करते हो। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये छोटे पक्षी, ज्यादा मत बोल वरना तुम्हें ही अपना खाना बना लूंगा। पक्षी बहुत डरे हुए थे, इसलिए पक्षी कुछ नहीं बोलते और चील का जुल्म सहते रहते हैं। पक्षियों को समझ नहीं आ रहा था कि वे दुष्ट चील से कैसे बचे। दुष्ट चीलों ने तो पक्षियों का जीना मुश्किल कर रखा था। अरे मोंटू, उन पक्षियों को जल्दी वहाँ से जगह खाली करने को बोलना होगा। वो जगह कितना अच्छा है, वहाँ ज्यादा भोजन भी नहीं ढूंढना पड़ता। हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो। हमें उनके पास अच्छे से जाकर उन्हें चेतावनी देनी होगी। चलो हम अपनी जंगल के बड़े चील के पास चलते हैं। फिर वे जंगल के बड़े चील के पास जाते हैं। अरे दोस्त, तुम हमारी मदद करोगे क्या? सुंदर वन जंगल में बहुत अच्छा जगह है जहाँ छोटी पक्षियों ने बसेरा डाल रखा है। वहाँ तो भोजन लाने में भी ज्यादा कष्ट नहीं होती। उस जंगल में बहुत सारे खाने की चीजें हैं और हमें किसी और जंगल नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ की जगह बहुत अच्छी है, ताजी ताजी हवा आती है और सूरज की किरणें भी वहाँ पे जल्दी आती है। वहाँ बहुत अच्छा लगता है। चलो हम चलकर उन पक्षियों को वहाँ से भगाकर अपना घर बनाते हैं। नहीं नहीं, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मासूम पक्षियों को तंग करना सही नहीं है। मैं उन बच्चों से माँ को क्यों छीनूं और जो पक्षी अपने घरों में खुशी खुशी रह रहे हैं उनकी खुशियाँ कैसे छीनूं? ये बिल्कुल गलत है। तुम लोग ऐसा बिल्कुल मत करो। दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे पास मत आना। अरे कालू, हमें कुछ करना होगा। उस जंगल के बड़े चील ने तो हमारी मदद करने से मना कर दिया। अब कुछ न कुछ तरकीब निकालनी ही होगी जिससे हम उस जंगल में जाकर कब्जा कर सके। दुष्ट चीलों ने ठान लिया था कि छोटे पक्षियों का घर छीन कर रहेंगे। अगले दिन जब शाम ढलता है तो वे अंधेरे में जाकर चिड़िया के घोंसलों पे हमला कर देते हैं और सबके घोंसले तोड़कर जमीन पे गिरा देते हैं। अब पक्षी और भी ज्यादा डर चुके थे। हमें कुछ करना होगा। इन दुष्ट चीलों से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। चलो हम दूसरे जंगल के बड़े चील के पास चलते हैं। वो बहुत ही दयालु है, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। पक्षी दूसरे जंगल बड़े चील के पास जाते हैं और उससे सारी बात बताते हैं और मदद मांगते हैं। शाम ढलते ही दुष्ट चील फिर से पक्षियों पे हमला करने जाते हैं, लेकिन बड़ी चील वहाँ से पहले ही मौजूद थी।
वे दुष्ट चीलों को आता देख बहुत गुस्से में होती है और दोनों चीलों पे झपट पड़ती है। उनकी काफी पिटाई करती है। दोनों चील काफी जख्मी हो चुके थे और वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। इस तरह बड़े चील की वजह से सभी पक्षियों को आजादी मिल जाती है और वे अपने घोंसले में खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नी चिड़ा बहुत ही गरीब परिवार से थे। वे दोनों बहुत ही गरीबी में अपना जीवन जिया करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देते हैं। कुछ दिनों में उन अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा की चिंता और भी बढ़ जाती है। अरे टुनटुनी, अगर इसी तरह घर चलेगा तो हमारे बच्चों का परवरिश कैसे होगा? हम तो किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन इनके सपने कैसे पूरे होंगे? कितने मुश्किल से तो हम 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। अब इन 2 बच्चों का भी ख्याल रखना है। हमें कुछ और करना होगा जिससे हम अपने परिवार के अच्छे से देखभाल कर सके। हाँ टुन्नू चिड़ा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। इन पैसों से तो कुछ नहीं होने वाला। हमें कुछ और करना होगा जिससे हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया और टुन्नी चिड़ा चिंतित भी रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे वे क्या करें। बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। एक दिन टुन्नू चिड़ा का बेटा, पापा पापा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मुझे नारियल पानी चाहिए। मुझे नारियल पानी पीने का बहुत मन कर रहा है। कल मेरे दोस्त चिंकू ने भी 2 नारियल पानी पिए और मुझे वो बहुत स्वादिष्ट लगे। मुझे भी चाहिए। बेटा, नारियल पानी तो काफी महंगा आता है, हम उसे कैसे ले सकते हैं? नहीं पापा, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे नारियल पानी चाहिए तो चाहिए। रिंकू के काफी जिद करने पे टुन्नू चिड़ा मार्केट चला जाता है और वहाँ जाकर नारियल पानी खरीदने लगता है। अरे बंटी भाई, कितने का है ये एक नारियल? मेरा बेटा आज बहुत जिद कर रहा है। मैंने मना किया लेकिन वो मानता ही नहीं है। 20 रुपए का एक नारियल है टुन्नू भाई। 20 रुपए? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 10 ही रुपए है। अब मैं नारियल कैसे ले जाऊं? काम धाम कुछ चल नहीं रहा और बच्चों की परवरिश करनी तो काफी मुश्किल होती जा रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे टुन्नू भाई, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं? अरे हाँ, बोलिए ना बंटी भाई, क्या बात है? मैं ये नारियल रोज जंगल के किनारे जो पहाड़ी है वहाँ से तोड़ने जाता हूँ और मुझे बहुत मुश्किलों से ये नारियल तोड़ने को मिलता है और मेरे पास कोई साथी नहीं जो मेरी मदद करे। मैं काफ़ी थक जाता हूँ। फिर बाजार में आता हूँ बेचने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि कोई पार्टनर रख लूँ जो मेरी मदद करे और जो भी हम कमाएं बराबर बराबर बांट लेंगे। अगर आप मेरे साथ इस नारियल के व्यापार में काम करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे एक पार्टनर भी मिल जाएगा। अरे बंटी भाई, आपको पता नहीं कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी है। मैं बहुत परेशान था कि मैं किस तरह अपने परिवार का देखभाल करूं। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं कल से ही आपके साथ काम करूंगा। इस तरह टुन्नू चिड़ा की चिंता थोड़ी कम होती है और बंटी कबूतर और टुन्नी चिड़ा दोनों मिलकर रोज नारियल तोड़ते और उसे लाकर बाजार में बेचा करते। इस तरह शाम तक जो भी पैसे होते दोनों आधा आधा बांट लेते थे। अरे टुन्नू जी, ये नारियल का व्यापार तो बहुत अच्छा है। हमें अब किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता। इसमें काफी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बच्चों के सारे शौक भी पूरे हो जाते हैं। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। हमारा व्यापार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें अब आगे और आदमी रखने पड़ेंगे। नारियल पानी में थोड़ी मेहनत तो है लेकिन पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं।